4 एनसीईआरटी क्लास 6 का, उसका टाइटल है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। सो ऑलरेडी हमने जो पढ़ा था पहले, हमने क्या पढ़ा था, पैलेलिथिक, न्यूलिथिक, मेसोलिथिक, ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जो अर्बन सिटीज़ थी, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा या डिफरेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो अभी हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक या वैदिक काल में, जो कि स्टार्ट हुआ था नियर अबाउट 3500 ईयर्स एगो। सो ये इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करते हैं। तो जो वेदास हैं नियर अबाउट जो 3500 ईयर्स एगो जो है हमें मिलते हैं, उनकी जो कंपोजिशन थी वो कब से उनके जो अगर देखा जाए तो मेनली जो 4 वेदा हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म में जो वेद है वो है ऋग्वेद। बेसिकली जो ऋग्वेद है उसमें क्या कंटेन करता है, उसमें बेसिकली हाइम्स है जो कि बेसिकली प्रेस करते हैं गॉड या गॉडेस को। उस टाइम पे जो 3 मेन जो है गॉड या गॉडेस होती थी, एक अग्नि, इंद्र और थर्ड वन इज सोम। अग्नि जो बेसिकली फायर गॉड के नाम से भी प्रचलित है, इंद्र जो होते हैं वो वॉरियर है, और सोम मीन्स ड्रिंक या ड्रिंकिंग, या फिर जिसे बोल सकते हैं कि प्लांट है एक तरह का जो स्पेशली ड्रिंक के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सो अगर आप इसका वर्बल मीनिंग देखो तो जो ये कहलाता है हाइम्स। हाइम्स जो होते हैं उसमें बेसिकली क्या है, उसमें है सूक्त। सूक्त को वेल सेड, यानी कि जो एक तरह से कहावतें हैं या फिर जो अच्छी बातें हैं वो उसमें कंटेन करते हैं, और नियर अबाउट मोर देन 1000 ऑफ हाइम्स जो है उनका कलेक्शन है ऋग्वेदा। और ये जो कंपोजिशन है ये किसने कंपोज किया था, उस टाइम पे जो ऋषिज थे उनका ये कंपोजिशन है, थ्रू कंपोज किए गए हैं। मे बी फ्यू ऑफ देम वर कंपोज बाय वुमेन ऑल्सो। तो इसकी लैंग्वेज क्या है, तो इसकी लैंग्वेज है वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज है। तो ये जो ओल्ड वैदिक संस्कृत है वो डिफरेंट है थोड़ी, जो अभी हम पढ़ते हैं जो सिलेबस में होता है वो बहुत इजी वे में होती है, बट ये जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का फॉर्म है एक तरह से, जो वैदिक संस्कृत है। जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें कौन कौन सी और अदर्स लैंग्वेज आती हैं, उसमें पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जो यूरोपियन लैंग्वेज है, इसके साथ ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश भी लैंग्वेज जो है वो इंडो यूरोपियन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मात्र। मात्र जो है वो एक संस्कृत का वर्ड है, उससे ही बना हुआ है माँ वर्ड हिंदी का और मदर इंग्लिश का। तो इसमें है यहाँ पे हमें। सो अभी जैसे हमने बात की कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो यूरोपियन लैंग्वेज है, और हमारे यहाँ जो इतनी डाइवर्सिटी है तो नॉर्थ ईस्ट में जो लैंग्वेज पाई जाती हैं उन लैंग्वेज को हम तिब्बतो बर्मा फैमिली की लैंग्वेज के अंदर रखते हैं। फिर जो साउथ इंडिया में है उसका लैंग्वेज की स्क्रिप्ट और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है, मतलब सिमिलर वर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो तमिल, तेलुगु या कन्नड़ है वो द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज है। इसके साथ ही अब जो मिडिल में आपको झारखंड या फिर सेंट्रल जो इंडिया के जो पार्ट्स आते हैं वहाँ पे जो लैंग्वेज पाई जाती है वो बेसिकली ट्राइबल कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है, और वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है जो लैंग्वेज है। ओके। जो ऋग्वेदा होता है उस टाइम पे जो बेसिकली वहाँ के लोग इसको रिसाइट करना या सुनना ज़्यादा पसंद करते थे रादर दिन सिर्फ रीड करना। सो ये जो है पहले ही एक तरह से रिसाइट या सूक्त के फॉर्म में था, बट इसको जो राइटिंग इसको प्रॉपर वे में स्टार्ट हुई है वो नियर अबाउट 200 ईयर्स आफ्टर इसको प्रिंट के फॉर्मेट में लेकर आया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट में इनको बनाया गया था। जैसे कि अभी आप देखोगे दिस इज़ द फॉर्म। ये जो एक मैनस्क्रिप्ट मिली है वो नियर अबाउट 150 ईयर्स एगो हमें कश्मीर में मिली है। ये बर्च बार्क पे बनाई गई है, और अभी इसको हमने पुणे में महाराष्ट्र की एक लाइब्रेरी पे इसको कंटेन करके रखा हुआ है। तो ये जो रिसाइटेशंस थे इसको इस पर लिखा गया होगा ऋषिज के थ्रू। तो हम देखते हैं कि बेसिकली इस ऋग्वेदा में क्या कंटेन होता है। जो ये ऋग्वेदा है उसमें हाइम्स होते हैं, या गॉड से जो प्रेयर की जाती है वो प्रेयर किसको संबोधित की जाती है, बेसिकली वो मांगते हैं कैटल्स, चिल्ड्रन, हॉर्सेस या फिर चैरियट्स। तो ये सारी चीज़ें वो स्पेशली मांग करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर्स। तो ये जो वेल्थ होती थी उनकी वो उसको यूज़ करते थे कहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल पे। जो
ऑफरिंग्स कहाँ पे की जाएंगी, फायर अल्टर्स पे की जाएंगी। तो उसमें ऑफरिंग्स में क्या करते थे, घी हो गया, ग्रेन हो गया, या फिर किसी केसेस में एनिमल्स की भी सेक्रीफाइस की जाती थी। और इनका ये जो कल्चर था कि बहुत ही अश्वमेध यज्ञ टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बेसिकली ये आगे चल के जो मौर्य काल है वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो ये ऑफरिंग्स की स्टार्टिंग यहाँ पे ही स्टार्ट हो गई थी, एज अ फॉर्म ऑफ रिचुअल्स कह सकते हैं। तो जैसे कि वॉर्स में जो पार्टिसिपेट करते थे मैक्सिमम यहाँ पे मेन पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो राजा है यहाँ पे, बट ऐसा कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी यहाँ पे। एक असेंबलीज के रूप में पीपल मिलते थे, लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे मैटर्स रिगार्डिंग वॉर या पीस के रिगार्डिंग। सो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में इनका कोई साम्राज्य टाइप की चीज़ नहीं थी, बट एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे छोटे इलाकों में रहते थे। बट उसमें जो मेन लोग होते थे, जो मेन जो हेड करते थे, उन्हें वो राजा बोलते थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डिवाइडेशन है सोसाइटी का, वो कितने पार्ट। बेसिकली देखिए, दो मेन जो है पार्ट है, वो एक प्राइस्ट है या जो ब्राह्मण है, जो रिचुअल्स कराते थे, जो सेक्रीफाइस कराते थे। और दूसरा जो है वो है राजा। राजा को आप ये प्रॉपर जो आज महाराज या एम्परर टाइप के राजा हैं उस टाइप से नहीं आप जो है वो लिटरल मीनिंग नहीं दे सकते हैं। बट बेसिकली ये बहुत ही नॉर्मल टाइप के हैं, बट ये हाँ स्ट्रेटा में नॉर्मल प्रजा से आगे हैं। तो इनके कोई प्रॉपर ऐसे पैलेसेस या आर्मीज नहीं होंगे, ना ही ये कलेक्ट करते थे उस टाइम पे टैक्सेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वैदिक काल में प्रॉपर राजा प्लेसेस वाले, पैलेसेस वाले नहीं होते थे, बल्कि बस ये सेक्रीफाइस करते थे और मेन जो डिसीजंस होते थे वो इनके थ्रू लिए जाते थे वॉर के रिगार्डिंग। ओके। और दूसरी बात की, जैसे कि इनमें जो हेरिडिटी था कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली ऐसे सक्सेशन होता था। फिर जो आम प्रजा है हम उसकी बात करते हैं। जो आम प्रजा है उसको क्या बोलते थे, आम प्रजा को बोलते थे जन। जन भी बोलते थे और विश भी बोलते थे अदर फॉर्मेट में। विश से ही वैश्य बना है, वैश्य जो है वो विश से जो है कंपोज होता है। और जैसे कि बहुत से वर्ड्स जो है सुनने में आते हैं, जैसे पुरजना या विश ना या फिर यदुजना, ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में बहुत जगह पे आपके सुनने को आते हैं। तो ये एक आम जनता को संबोधित किया जाता है इस नाम से। ओके। तो हम देखते हैं कि और क्या यहाँ पे डिवाइडेशन था। तो हम जैसे देखते हैं कि जिन्होंने ये हाइम्स कंपोज किए हैं जो ब्राह्मण्स ने, उनको बेसिकली हम आर्यास कहते हैं। उस टाइम पे आर्यंस कहते हैं। जो अपोनेंट्स हैं आर्यंस के, उनको क्या बोलते हैं, दस्यूस बोलते हैं या दासास बोलते हैं। आगे चल के ये दासा ही स्लेव सिस्टम या फिर दासी में कन्वर्ट होते हैं, जो स्लेव माने जाते थे। और स्लेव जो वॉर में जीते जाते थे और उनसे कोई भी काम, जो भी आप काम करवाना चाहते थे, उनके अंडर में रख के करवाते थे। फिर ये ऋग्वेदा जो है ऑलमोस्ट जो है डेवलप्ड हुआ है हमारे नॉर्थ वेस्ट, जो हमारा इंडियन का सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे डेवलप्ड हुआ है। और एक और चीज़ की, जो ये दासा है या दस्यूज है, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे एज़ कम्पेयर टू आर्यास। आर्यास बेसिकली संस्कृत बोलते होंगे। तो अभी हम दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं मेगालिथ्स के बारे में। मेगालिथ्स क्या होते हैं, बेसिकली देखिए ये क्या होता है, जब भी जो एक बहुत बड़े बड़े, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो लिथ्स मतलब स्टोन्स, राइट। मेगा मतलब बड़े, यानी कि बहुत बड़े बिग स्टोन्स हैं, जो स्टोन बोल्डर्स हैं, उनको केयरफुली आप अरेंज करते थे ब्यूरियल साइट्स के आसपास। वहाँ पे एक पोर्ट बनाते थे या फिर बोल सकते हैं होल बनाते थे, बाकायदा उसका एंट्रेंस होता था उस ग्रेवयार्ड्स के अंदर जाने का, ताकि आगे चल के अगर नेक्स्ट कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई भी चीज़ उनको प्लेस करनी है तो उसके अंदर डाल सके उस ग्रेवयार्ड्स के अक्रॉस। तो बेसिकली ये ग्रेवयार्ड्स का ब्यूरियल ग्राउंड होता था, जिसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े वो स्टोन्स लगाते थे। तो इस तरह से नियर अबाउट 3000 ईयर्स एगो ये इन्होंने मेगालिथ्स बनाने स्टार्ट किए। और अगर आप देखो, जो मेगालिथ्स जो पाए जाते हैं वो बेसिकली डेक्कन, साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में पाए गए हैं।
देखिए ये इमेज से यहाँ पे आप क्लियर हो सकते हो कि इन्होंने अंडरग्राउंड में इसे डिग किया और इज़ नोन एज सिस्ट। मेगालिथ को आप सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक पोर्ट होल भी होता है जिससे आप एंटर कर सकते हो इसके अंदर। तो इनके चारों ओर बहुत बड़े बड़े इन्होंने स्टोन बोल्डर्स लगाए हैं। तो ये रिकग्निशन का भी काम करते थे कि जिसकी फैमिली वालों की डेथ हुई तो उन्होंने यहाँ पे ब्यूरी किया, तो अकॉर्डिंग टू ये स्टोन्स की सहायता से पहचान सकते थे मार्किंग के थ्रू। तो ये बेसिकली एक तरीका है ब्यूरल ग्राउंड्स में इनको दफनाने का। और जो डेड होते थे उनको साथ में ये जो डिस्टिंक्ट कलर के जो ब्लैक या रेड वेयर जो पॉट्स हैं उनके साथ में उसको दफनाते थे, ताकि एक तरह से इनका विश्वास था कि उनको आफ्टर डेथ भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती होगी। और साथ में टूल्स भी मिले हैं और वेपन्स ऑफ आयरन भी मिले हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि इनको आयरन की जानकारी थी मेगालिथ्स वालों को, जो 3000 ईयर्स एगो साउथ इंडिया में बेसिकली मिलते हैं। और साथ में क्या मिला है, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, और उसके इक्विपमेंट्स में मिले हैं स्टोन या गोल्ड भी मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इक्विपमेंट्स इनके हैं, जो एक्सेस हो गया, डैगर हो गया, या फिर ये हॉर्स के इक्विपमेंट। डैट मीन्स ये वॉरियर टाइप के होंगे तभी ये हॉर्स को पालते थे या फिर अपने साथ दफनाते थे। अब हम बात करते हैं इनके आपस में जो सोशल डिफरेंसेस है उसकी। ओके, तो ब्रह्मागिरी एक स्थान है, आपको पता होगा मैप में कि ये कर्नाटक में है। तो यहाँ पे जो है जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं एक ग्रेवयार्ड में, उसका ऑब्जेक्ट्स का हम एनालिसिस करते हैं तो नियर अबाउट 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स और कॉपर बैंगल्स और कॉच के शेल्स मिले। डैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी ब्यूरी किया गया है वो इंसान एक सुपीरियर इंसान रहा होगा या काफ़ी रिच इंसान रहा होगा। तो जो ब्यूरियल ग्राउंड्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो ब्यूरी करने का तरीका है उनके डिफरेंस से हमें पता चलता है कि सोसाइटी में स्ट्रेटा डेवलप्ड हो चुके थे। रिच, पुअर, चीफ या फॉलोवर्स, इस तरह के स्ट्रेटा डेवलप्ड हो चुके थे। उनके जो ब्यूरियल साइट्स से उनके लेविशनेस से हमें पता चलता है कि डिफरेंस का क्राइटेरिया क्या था। ओके, तो हम ये देखते हैं कि बहुत से जो ब्यूरियल स्पॉट्स हैं वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही डेड बॉडी को दफनाया गया हो, वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली के जितने भी लोग हैं उनको साथ में भी दफनाया गया है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एक साथ सारे फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए। तो जो इन्होंने पोर्ट होल बनाए हुए थे स्टार्टिंग में मेगालिथ्स में, उसके थ्रू जैसे जैसे लोगों की डेथ होती जाती होगी वो उनकी डेड बॉडी को इंसर्ट करते जाते होंगे उसके अंदर और ब्यूरी करते जाते होंगे। अब जो सेकेंड एक साइट है इनाम गांव की, जो महाराष्ट्र के नियर है, यहाँ पे भी बहुत ही स्पेशल तरीके के ब्यूरल हमें देखने को मिले हैं। अच्छा, ये इनाम गांव की जो साइट है वो बेसिकली जो रिवर घोड है, जो एक ट्रिब्यूटरी है भीम की, उसके आसपास मिलती है। और ये नियर अबाउट 3600 से 2700 ईयर्स एगो हमें मिलती है। तो यहाँ पे जो ब्यूरियल ग्राउंड्स है उसमें क्या है कि जो हेड है वो जितने भी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके जो हेड है वो आपके जो स्केलेटन है उनके नॉर्थ, जो हेड है उसको नॉर्थ की तरफ रखा गया है और स्ट्रेट आपके ब्यूरियल ग्राउंड्स बनाए गए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो सारे जो है ग्रेवयार्ड्स हैं वो आउटसाइड हाउसेस भी हों। बहुत से ग्रेवयार्ड्स यहाँ पे हाउस के अंदर ही विद इन हाउस भी आपको दफनाया गया है। तो ये एक नई परंपरा है कि आप घर में ही अपने जो आपके नियर वंस हैं उनको दफना रहे हो और साथ में उनके वेसल्स और फूड और वाटर बाकी सारी चीज़ें भी रख रहे हो। जैसे एक जो ब्यूरीड मिला है यहाँ पे ग्रेवयार्ड, उसमें उनको पता चला कि जो बाकायदा क्ले जार मिले हैं वे उसके साथ ही एक 5 रूम हाउस है। डैट मीन्स कि वो साथ में उसके रहते भी थे और वहाँ पे उन्हें दफनाया भी गया था। और इवन जो हाउस है उसमें ग्रीनरी भी मिली है साथ में। और ये जो बॉडी है इसको क्रॉस लेग पोजीशन में दफनाया गया है। डैट मीन्स इनका कुछ डिफरेंट ही टाइप का रिचुअल्स चल रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, स्केलेटन्स जो मिलते हैं उससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, जो छोटे बच्चे होंगे तो उनके स्केलेटल जो होंगे वो बहुत छोटे होंगे, तो डैट मीन्स आप चाइल्ड का जो है ग्रेवयार्ड्स वो आप पहचान सकते हो उनके साइज से। बट फिर वुमेन और मेन का डिफरेंस कैसे पहचानेंगे? देखिए, ऑर्नामेंट्स की बात है तो ऑर्नामेंट्स तो दोनों ही पहन सकते हैं। बट अगर मॉडर्न साइज़ के हिसाब से आप देखा जाए तो जो पेल्विक एरिया होता है वुमेन का, बिकॉज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग वो लार्ज होता है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि वुमेन और मेन का जो ब्यूरल है वो कितना डिफरेंस है।
अच्छा, 2000 ईयर्स एगो एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, उनका नाम था चरक, जिन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके नियर अबाउट 360 बोन्स होते हैं, जबकि रियल में हमारे पास नियर अबाउट 200 बोन्स होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जो बोन्स है वो इन्होंने बेसिकली टीथ या जॉइंट्स या जो कार्टिलेज होती है इंसान की उसको भी काउंट किया। बट फिर भी ये बहुत बड़ा एक तरह से अचीवमेंट था कि उस टाइम पे उन्होंने बोन्स की काउंटिंग की, और इस तरह से कि बिना साइंटिफिक एविडेंस, बिना साइंटिफिक टूल्स के इस नतीजे पे पहुँचे। ओके, अब हम देखते हैं कि जो इनाम गांव है वहाँ पे लोगों का एक्यूपेशन क्या था, कि वो क्या काम करते थे। देखिए वहाँ पे हमें इनका जो फार्मिंग्स करते थे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सी डिफरेंट फसलें मिली हैं, उनके सीड्स मिले हैं, जैसे वीट है, बार्ले है, राइस है, पल्स है, मिलेट्स है, पीस है, सीसेम है। तो डेट मीन्स सीसेम का यूज़ कर रहे हैं और पीस का यूज़ कर रहे हैं, तो कितना वैरायटी आ चुकी है इनके खानों में। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत से बोन्स मिले हैं एनिमल्स के, और बोन्स पे जो कट मार्क है वो ये शो करता है कि दे वर कंज्यूमिंग मीट ऑल्सो। और इसके साथ साथ जो कैटल्स के जो स्केलेटन्स हैं उनमें आपके जो एनिमल्स के स्केलेटन्स हैं उसमें कैटल है, बुफेलो है, गोट है, शीप है, डॉग है, हॉर्स है और पिग है। जैसे यहाँ पे पूरी एक आप देख सकते हो कि टर्टल, क्रैब और फिश, यानी फिशिंग में भी इनका हाथ था, उसमें हाथ आजमाते थे ये। फिर जो एविडेंस है फ्रूट्स के वो क्या क्या हैं, बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया। डेट मीन्स कि बहुत वाइड वैरायटी थी इनके पास कलेक्शन की खाने पीने की। सो ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंड हो रहा है, तो एंड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि अभी जब यहाँ पे जो वैदिक काल चल रहा था, तो बाकी जो वर्ल्ड है वहाँ पे क्या चल रहा था। तो देखिए अराउंड 3500 ईयर्स एगो चाइना में राइटिंग के एविडेंस मिले हैं, और जैसे कि हम जानते हैं जो कागज़ है वो चाइना में ही सबसे पहले इन्वेंट हुआ था। तो जो राइटिंग के एविडेंस मिले हैं उससे हमें क्या पता चलता है। अच्छा, एक तो ये राइटिंग का एविडेंस है, तो इससे उनकी कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती होंगी, और साथ साथ यहाँ पे जो राइटिंग है वो एनिमल के बोन्स पे लिखी गई है। तो ये उनका शायद माइंडसेट रहा होगा कि इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक कंजर्व करके रखा जा सकता है, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन हमारे बारे में इससे जान जाएगी। ओके, और यहाँ पे एक और तरीके का जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे कि वो स्क्राइब को बेसिकली बोलते थे कि आप हमारा प्रेडिक्ट करो फ्यूचर। तो एक ओरेकल बोन होती थी, उस पर वो बहुत सी चीज़ें लिखते थे, फिर उसको फायर में डालते थे। फिर जो फॉर्च्यून टेलर्स होता था उन्हें बताता था क्रैक्स की आवाज़ से कि भाई आप वॉर जीतोगे या हारोगे। तो यहाँ पे जो किंग्स हैं उनके पास पैलेसेस हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थी हैं, और साथ में इनके पास ब्रॉन्ज के वेसल्स भी हैं। बट एक बहुत बड़ी चीज़ जो है कि इनको आयरन की जानकारी नहीं है। जैसे कि हमने देखा था जो मेगालिथिक वाले हैं वहाँ पे पता चलता है कि उनके जो ब्यूरल ग्राउंड्स हैं वहाँ पे उनके साथ वो आयरन के वेसल्स भी डालते हैं। तो वो नियर अबाउट 3000 ईयर्स एगो उस चीज़ से परिचित थे, बट चाइनीज़ जो है अभी आयरन से परिचित नहीं है, इसका मतलब। ओके, ऑलमोस्ट दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो आप देख सकते हो ये मैच द कॉलम्स। तो सूक्त जो है वो सूक्त को बोलते हैं हिंदी में वेल सेट, और जो चैरियर्स है उनका यूज़ किया जाता होगा बैटल्स पे। यज्ञ जो है वो सेक्रीफाइस है, दास जो है वो क्या है, वो स्लेव है। मेगालिथ जो है ऑलरेडी भी डिस्कस की है, स्टोन बोल्डर्स है। फिर यहाँ पे स्लेव्स जो यूज़ किए जाते थे, जो भी डेली हाउस होल्ड या जो भी वो काम कराते होंगे उनसे। फिर मेगालिथ जो है वो आर फाउंड इन, बेसिकली ये स्टोन के बोल्डर्स होते थे, ब्यूरियल ग्राउंड्स में पाए जाते थे। जो स्टोन सर्कल्स होते हैं वो बोल्डर्स जो है सरफेस पे क्यों रखे जाते हैं, बिकॉज ऑफ रिकग्निशन की एक मार्क की तरह वो अपनी ब्यूरल ग्राउंड्स को पहचान सके। जो पोर्ट होल्स हैं वर यूज्ड फॉर, ताकि फ्यूचर में जो रेस्ट ऑफ द बॉडीज़ हैं उसको इंसर्ट कराया जा सके। पीपल एट इनाम गांव ईट बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो वेदा का कंपोजिशन है वो नियर अबाउट 3500 ईयर्स एगो है, और जो मेगालिथ है वो 3000 ईयर्स एगो, और जो सेटलमेंट है इनाम गांव का वो 3600 से 2700 ईयर्स एगो। और चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जिन्होंने वो है 2000 ईयर्स एगो, ये उस टाइम के थे। ओके, तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 4 उसका एंड हुआ। थैंक यू सो मच। वैसे इस चैनल पे बहुत कम व्यूज़ हैं, बट स्टिल आई विल कंप्लीट NCERT। थैंक यू।